इस दुनिया की पॉपुलेशन अराउंड 850 करोड़ है। आपके जैसा दिखने वाला तो मिलेगा, लेकिन आपके जैसे सोचने वाला कोई नहीं मिलेगा। What a beautiful perspective. You are unique. व्हाट्सएप हमें ट्रेन कर रहा है, सोशल एक्सपोजर हमें ट्रेन कर रहा है। हम वही चीजें देखने की वजह से हमारी सोच भी वैसे बन गई है। It's like a passive smoking. You are not smoking, but you are smoking. हम धीरे धीरे गुलाम बनते जा रहे हैं इस पूरे सिस्टम का। तो जो लाइफस्टाइल हम जी रहे कॉर्पोरेट के नाम पे, वो सिर्फ धीरे धीरे नहीं, काफी फास्ट हमारी मेंटल हेल्थ को डिटोरेट करने जा रही है। हम डिसीजन सही ढंग से नहीं ले पा रहे, हम हमारी सोचने की क्षमता गंवा रहे हैं। अगर आपकी लाइफ की आप प्रायोरिटी नहीं हो तो कोई और प्रायोरिटी हो भी नहीं सकता। आप इस भ्रम में जिए जा रहे हो कि आप अपनी माँ से प्यार करते हो, आप अपने पापा से प्यार करते हो, आप अपनी वाइफ से प्यार करते हो, आप अपने बच्चों से प्यार करते हो। ये पूरा भ्रम है अगर आप खुद से प्यार नहीं करते। Absolutely. मैं ऐसे माँ बाप के बारे में सोचता हूँ जो उन बच्चों की दिन रात केयर कर रहे हैं। मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे, कभी भी दोनों एक साथ किसी शादी में नहीं गए, पूरी लाइफ में कभी दोनों मिलके किसी फंक्शन में नहीं जा पाए। इनकी एक ही चिंता है, मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि अहलावत और आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जिंदगी में दो तरह की चोटें होती हैं। एक जो सबको दिखती है, खून बहता है, हड्डी टूटती है और उसके ऊपर पट्टी बनती है, सबको साफ साफ दिखाई देता है कि चोट लगी है। और एक दूसरी तरह की चोट होती है जो हमारे दिमाग के अंदर होती है, जो हमारी यादों में होती है, जो हमारे बिहेवियर में होती है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं एक ऐसी शख्सियत जो ना सिर्फ इन इनविजिबल चोटों को समझने का हुनर रखते हैं, बल्कि उनको ठीक करने का और ज़िंदगी को रिसेट करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी रखते हैं। एक लंबी चौड़ी एजुकेशनल डिग्रियों की लिस्ट के साथ साथ उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो काम किए हैं, उन्होंने बस क्लिनिक में बैठ के सलाह नहीं दी है, उन्होंने बच्चों के हितों के लिए कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल गनार, जो भूमिका फाउंडेशन के डायरेक्टर के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट और एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपके ऑडियंस से ही आए हैं। I did a poll and I asked them to ask the question. So ये क्वेश्चन हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स से जुड़े हुए होंगे, लाइफ की प्रॉब्लम्स से जुड़े हुए होंगे और कुछ उन बच्चों के साथ जुड़े होंगे जिनको वो सब नहीं मिला जो हमें बाय बर्थ जस्ट लाइक दैट मिल जाता है, जिसको हम शायद कभी भी नोटिस नहीं करते या एक्नॉलेज भी नहीं करते। सो डॉक्टर विशाल, आपका एक्सपीरियंस इतने सालों में, सो रिच एक्सपीरियंस, तो यू हैव बीन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड एंड CWC मैजिस्ट्रेट। तो सबसे मैजिकल चीज़ ह्यूमन ब्रेन के बारे में, आपने उसकी रेजिलियंस के बारे में क्या सीखा है अब तक? सर, इस दुनिया की पॉपुलेशन अराउंड 850 करोड़ है। आपके जैसा दिखने वाला तो मिलेगा, लेकिन आपके जैसे सोचने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस दुनिया में आप जितना यूनिक सोच रखते हो, शायद आपकी सोच किसी और के साथ मैच नहीं हो पाएगी। एंड दैट्स व्हाई आई फील ये एक यूनिक एबिलिटी है इंसान की, जो किसी और के साथ मैच नहीं हो सकता है। आपके जैसा इस दुनिया में एक ही है, दैट इज यू। सो व्हाट आई फील, व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव, मतलब दैट मेक यू फील सो नाइस, यू आर यूनिक। यस, अब देखिए ना, 850 करोड़ लोगों की भीड़ है और उसमें आपके जैसा कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है सोचने के लिए, और यही आपकी आइडेंटिटी प्रूव करता है, यही आपका डिग्निटी भी डिसाइड करता है, यही आपको एक इंसान के तौर पे प्रूव करने की कोशिश करता है। ये सिर्फ मैं मेरे अनुभवों से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका साइंटिफिक एविडेंसेस भी इसके पीछे है। आपके अगर पेट सिटी स्कैन्स लेके हम देखेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता बाकी लोगों से बिल्कुल ही अलग है। आपकी सोच का अप्रोच पूरी तरह से अलग है। सो इतने सालों में मैंने एक बात तो बिल्कुल सीखी है डेफिनेटली, कि आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपके जैसा कोई नहीं है तो मेरे जैसा भी कोई नहीं है। राइट। ऐसे ही कई सारे हम 800-850 करोड़ लोग हैं, हम जैसा
कोई नहीं है। Right. तो हम सभी ने एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए और साथ ही साथ खुद का भी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। राइट। आप गलत है या सही है ये नहीं है, आप किसी को गलत प्रूव कर सकते ऐसा भी नहीं है। प्रूव करना अपने आप में एक खुद के अहंकार को बताने की बात हो जाती है, लेकिन एविडेंसेस अगर आप पेश करते हैं तो डेफिनेटली साइंटिफिकली हमारा जो रेजिलेंस है, इंटेलेक्चुअल रेजिलेंस एज अ ह्यूमन बीइंग, ये बहुत अच्छे से दुनिया के काम में आ सकता है। सो मुझे लगता है इस सोच को अगर हम आगे लेके जाए, यूनिकनेस को आगे लेके जाए, तो इस यूनिकनेस से हम दुनिया में हर किसी की लाइफ में, इंक्लूडिंग खुद की लाइफ में, काफ़ी अच्छे पॉजिटिव सोच लेके आ सकते हैं और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यस, सो अभी तक तो मैंने ये सीखा है। यस, सुपर। ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हेन आई गिव योर रिसर्च टू द पीपल, ये क्वेश्चन उनकी तरफ से हैं, सो प्लीज बियर विद मी। जी। ओके। आपने पीएचडी न्यूरो रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में की है। जी। एक आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है और क्या दिमाग की वायरिंग को वाकई बदला जा सकता है? सो बेसिकली यहाँ पे वायरिंग चेंज नहीं कर सकते हम। वायरिंग चेंज करना मतलब आपका पूरा ढांचा ही चेंज करना, वो पॉसिबल नहीं है अभी। इस वायरिंग की सोच को बदला जा सकता है, आपके दृष्टिकोण को बदला जा सकता है, आपके स्वभाव को बदला जा सकता है, आपके बिहेवियर को बदला जा सकता है, आपके इमोशंस को अवेयर किया जा सकता है, आपके इमोशन इंटेलेक्चुअली ड्रिवन हो सकते हैं। ओके, यू मीन टू से ट्रेन किया जा सकता है? बिल्कुल ट्रेन किया जा सकता है। हमारे पास ऐसे कई सारे मॉड्यूल्स है। लाइफ स्किल एजुकेशन के माध्यम से हम कई सारे इंडिविजुअल्स को बड़े अच्छे से शेप किए आज तक। लगभग 22 साल की प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट 15-20 हज़ार लोगों को तो हमने अटेंड किया है पर्सनली। ग्रुप में भी काफ़ी सारे लोगों को अटेंड किया है। सो ऐसे में एक अच्छा फीडबैक आया है। जब आप किसी इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हो, ऐसे में ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर में चेंजेस आना इट्स क्वाइट आसान। ये पॉसिबल चीज़ है। एक बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ आपको मैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का नाम सुना होगा आपने, जहाँ पे जब कोई स्टूडेंट जाता है या फिर ट्रेनी जाता है एज अ जेंटलमैन कैडेट बन के, वो बिल्कुल ही सुकड़ा सा होता है, उसको दुनिया की समझ नहीं होती, उसका कॉन्फिडेंस बहुत एवरेज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब 3 साल का ट्रेनिंग करके आता है तो एक ऑफिसर बन के आता है। एब्सोल्युटली। आप फर्स्ट डे ऑफ एकेडमी एंड लास्ट डे ऑफ एकेडमी आप अगर देखोगे तो ड्रास्टिक चेंजेस लुक्स लाइक द डीएनए हैज चेंज्ड। यस, सो ऐसे में आप एक ऑफिसर को देखते हैं। ऑफिसर को देखते मतलब क्या, हमने उसके न्यूरोलॉजिकल ढांचे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, लेकिन हमने उसकी सोच को बदला, उसकी स्ट्रेंथ को बदला, हमने उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया, रादर इंप्रूव किया। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे इंटेंस ट्रेनिंग के माध्यम से आपकी सोच को बहुत अच्छे से शेप किया जा सकता है। आपके बिहेवियर को बहुत, आपको जैसा चाहिए वैसा हम आपको शेप कर सकते हैं। एक वॉटसन करके बिहेवियरिस्ट थे, उनको बिहेवियरिज्म का बाप भी कहा जाता है कई बार साइकोलॉजी में। सो वॉटसन साहब ने कहा था कि आप मेरे पास 12 बच्चे दे दीजिए, जस्ट अभी अभी पैदा हुए, और उनके ऊपर लिख दीजिए कि मुझे ये बनाना है, इसे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, साइकोलॉजिस्ट बनाना है, लिटरेचरिस्ट बनाना है, थिएटर में उसको डालना है, और 20-22 साल के बाद आप अपना प्रोडक्ट लेके जाइए। सो ये क्षमता है ट्रेनिंग में, ये क्षमता है थेरेपी में, ये क्षमता है साइकोलॉजिकली साइंटिफिक नॉलेज में। तो आपको जो चाहिए हम वो बना सकते हैं। और बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको इसमें। आजकल आपने देखा होगा काफी सारे एक्सट्रीमिस्ट बने हुए सोसाइटी में, राइट। हर रिलीजन में एक्सट्रीमिस्ट बने हैं, हर कम्युनिटी में एक्सट्रीमिस्ट बने हैं, क्योंकि वही बम्बार्डिंग हो रहा है। व्हाट्सएप हमें ट्रेन कर रहा है, सोशल एक्सपोजर हमें ट्रेन कर रहा है, राइट। सो हम वही चीजें देखने की वजह से हमारी सोच भी वैसे बन गई है। और आज जो हम प्रोडक्ट है अभी फिलहाल, वो इंटेंस ट्रेनिंग का है, क्योंकि जो कि हमें पता नहीं कि हमारा ट्रेनिंग हो रहा है। राइट। It's like a passive smoking. You are not smoking, but you are smoking. You are smoking. और ये इतने धड़ल्ले से हो रहा है कि हम धीरे धीरे गुलाम बनते जा रहे हैं इस पूरे सिस्टम का। हम भूल गए जो मैंने शुरू में कहा कि आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि आप एक जैसे हो रहे सब। क्यों? क्योंकि आप अपनी बुद्धि का यूज नहीं कर पा रहे हो, राइट। या फिर आपको कहीं पे रोक के रखा है, जो एक्सपोजर है या आपको बहुत स्पेसिफिक तरीके से ट्रेन किया जा रहा है। बिल्कुल हो सकता है, शायद हम इस ट्रैप में बने फंसे हुए हैं,
या ऑफ कोर्स आई थिंक द पेरेंटिंग द सोसाइटी इज अ ट्रेनिंग इन इटसेल्फ। उनको बताया जाता है कि ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है, इस सही तरीके में भी और 5-6 सही तरीके हैं, मतलब ये एक तरीके की ट्रेनिंग ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये बम्बार्डिंग जो हो रही है ना हर रोज अलग अलग माध्यम से, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के माध्यम से, या फिर बातें हो रही है घर में, जिस तरह का एक्सपोजर है। बड़े अच्छे बंडूरा करके एक बड़े अच्छे साइकोलॉजी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा है कि आपके जीन्स क्या है हमें एज सच उतना लेना देना नहीं उससे, आप कौन से डीएनए से बने हो वो भी कुछ खास मायने नहीं रखता, लेकिन आप जो है अभी वो एनवायरमेंटल स्टिमुलेंट की वजह से, हाँ, इस एनवायरमेंट में जो है वो आप है। एब्सोल्युटली। अभी इस स्टूडियो का हम देखेंगे माहौल, फिजिकल एनवायरनमेंट इस तरह से है कि हम जबरदस्ती क्यों ना हो उस चीज में इन्वॉल्व है। अभी हम जो है वो इस सिचुएशन की वजह से है, राइट। हमारे पास सवाल है, हमारे पास जवाब है, हमारे पास फिजिकल एनवायरनमेंट है। सो हमारा जो अपीयरेंस जा रहा है वो अभी के फिजिकल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस ज्यादा है, राइट, राइट। दो हम इंटेलेक्चुअली कितने भी हाई, करेक्ट, राइट। सो अल्टीमेटली यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर सराउंडिंग। अभी हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जो भी नई जनरेशन बन रही है, या फिर हमारी जनरेशन में, या फिर कोई भी है, इनके सामने हम क्या सराउंडिंग रखते हैं, क्या थॉट्स रखते हैं, और बीइंग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हमें किस सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होना, ये भी हमारी चॉइस होनी चाहिए। बिल्कुल। मैंने उस थॉट को लेना है नहीं लेना है। सोसाइटी इज लाइक गूगल, इस पे सब कुछ है। Yes. इस सेम पॉइंट के बारे में अच्छाई है, बुराई है, न्यूट्रल है, सब कुछ है। हम किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, दैट इज द बिग पॉइंट। या फिर किससे इन्फ्लुएंस होने दे रहे खुद को, हाँ, एग्जैक्टली। ये हमारी चॉइस है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे क्लाइंट्स है जब भी क्लिनिक में बैठते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, यार आप खुद से एक सवाल पूछो कि अभी मैं जो थॉट को इंटरेक्ट कर रहा हूँ, या फिर जिस थॉट को अभी मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, एक सवाल पूछ लो खुद से कि ये थॉट सही में मेरे कितने काम का है, या फिर काम का है भी या नहीं। आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा यस और नो में। अगर यस है तो उसको कैरी करो, अगर नो है तो फिर आप उसको कैरी क्यों कर रहे हो, राइट। एंड खास बात यह है कि हम इंसान होके भी खुद से झूठ नहीं बोल सकते, राइट, और फिर भी झूठ बोलते जा रहे हैं। पर एक बात है, क्या ये कैरी करना हमारे कंट्रोल में है? बिल्कुल। वी गेट मल्टीपल थॉट्स इन अ डे, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, वी गेट मल्टीपल थॉट्स लाइक टू कैरी। दैट्स व्हाट वी कॉल इट कॉन्शियस थिंकिंग। अच्छा, अगर आप कॉन्शियस थिंकिंग का प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद को ट्रेन नहीं करोगे, तो आप तो पारंपरिक पद्धति से खुद को उसी लेवल पे लेके रहोगे, राइट। हम इवॉल्व क्यों हुए, हमने सोचना शुरू किया इसलिए इवॉल्व हुए ना। हम इंसान क्यों बने, हम जानवरों से अलग क्यों है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, बड़ा अच्छा ब्रेन दिया है, उसमें बड़ी अच्छी सोचने की क्षमता है, और उस बुद्धि का हम मैक्सिमम कितना यूज कर रहे हैं, 1.5 to 2%। करेक्ट, बाकी जो बचा हुआ ब्रेन है उसका क्या है, राइट, राइट। आप अगर देखोगे आपके ब्रेन को खोल के, तो आपकी ब्रेन की वैल्यूज बहुत कम रहेगी। करेक्ट। एक रिसर्च हुआ न्यूटन के ब्रेन पे, ये देखा गया जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान इंसान है उसके ब्रेन में कई सारी वैल्यूज होती है। एक रिसर्च ये भी है, कई सारे पोस्टमार्टम हुए, हजारों लोगों के ब्रेन में वैल्यू ही नहीं है बहुत ज्यादा। इसका मतलब उन्होंने उनकी बुद्धि का यूज नहीं किया ज्यादा। सो देर आर मेनी एविडेंसेस, दो वी आर सो मच इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल, एंड बाकी जानवरों से हम अलग हैं। हम कहते हैं हम अलग है, लेकिन हम आज भी हमारी बुद्धि का पूरा पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉन्शियस थिंकिंग में अगर जाते हैं तो कोई भी सोच का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। भला ये हजारों थॉट्स हमारे दिमाग में आए, लेकिन कोई एक थॉट चूज करना ये हमारी चॉइस है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी थॉट को चूज करते हो। करेक्ट, एब्सोल्युटली। यस। ओके, आपने जितने भी एग्जांपल दिए उससे कुछ बातें हिंट होती हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डील करता हूँ, पेरेंट्स के साथ डील करता हूँ, और टीचर्स के साथ भी डील करता हूँ, और बहुत कॉमन वर्ड जो यूज़ होता है, इट्स इनबॉर्न टैलेंट। ये तो पैदा ही टैलेंटेड हुआ था, तो उसका कोई महत्व रहा नहीं, मतलब ऐसा ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? देखिए, ऐसे भी एग्जाम्पल है कि आप विदाउट एक्सपोजर भी कई सारे लोगों ने गोल्ड मेडल लिए। अभी का रिजल्ट, एक अगर 12th का या फिर 10th का एक लड़की है, बिल्कुल स्लम में रहती है, विदाउट ट्यूशन उसने काफी अच्छा स्कोर किया है।
सो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई बॉर्न टैलेंटेड होता है. No, she must have trained herself that way. यस, दिस इज नॉट चॉइस. आई एम टॉकिंग अबाउट चॉइस. आपने क्या चूज किया? आपने गिल्ली डंडा खेलना चूज किया, पढ़ाई करना चूज किया? हाँ, आपने मस्ती करना चूज किया या फिर आपने पढ़ाई करना चूज किया? correct. राइट. दिस इज व्हाट ऑल अबाउट चॉइसेस वी मेक. अगर आपके पास वो चॉइस करने का कॉन्शियस पैटर्न नहीं है थिंकिंग का, तो शायद आप सोसाइटी के बहाव में बहते जाओगे, जो आपको भेड़ चाल की तरह आपको लेके जाएगा आगे, जो एक आम इंसान बना के रखेगा. बट आप खास हो, ये हकीकत है. हाँ. नेचुरली खास हो, हाँ. बट आप वो खास नहीं बनना चाहते हो. Right. या फिर वो अंडरस्टैंडिंग देख नहीं पा रहे हैं basically. या फिर आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. शायद आपके पास आउटर अपीयरेंस पे जा रहे हैं कि 2 आंख 2 नाक 2 कान, मतलब शायद आपके पास वो मैसेज ही नहीं पहुंचा कि आप इंसान हैं. हाँ, एग्जैक्टली. ये या फिर आपके पास वो मैसेज ही नहीं पहुंचा कि आप कॉन्शियस थिंकिंग कर सकते हैं. करेक्ट. राइट. यहाँ पे कई सारे जो कॉन्शियस थिंकर है, उनका भी बहुत बड़ा फेल्यूर है कि सोसाइटी में वो कॉन्शियस थिंकिंग का मैसेज पूरी तरह से सोसाइटी में पहुंचा नहीं. राइट. तो मुझे लगता है ये आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों का काम है कि हम शायद इस वर्ड के बारे में ज़्यादा बात करें. जी. तो अगला क्वेश्चन इसी पे है. कॉन्शियस थिंकिंग क्या ये कहीं पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है? हाँ, कुछ हद तक डेफिनेटली जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको और सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास डिजायरेबल और अनडिजायरेबल थॉट्स की लिस्ट है. राइट. हमें पता है क्या सही और क्या गलत है. हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते. राइट. सो मैं अगेन उस चीज पे आऊंगा कि अगर आपका, देखिए कितना सिंपल है. अगर मैं बिहेवियर को डिफाइन करना चाहूँ या फिर कैरेक्टराइज करना चाहूँ, तो आपका बिहेवियर एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए. राइट. आपका बिहेवियर एज पर सोशल नॉर्म्स होना चाहिए. राइट. आपका बिहेवियर खुद को और दूसरों को हार्मफुल नहीं होना चाहिए. और आपका बिहेवियर आपकी लर्निंग प्रोसेस में डिस्टर्बेंसेस ना लाने वाला चाहिए. राइट. ये 4 क्राइटेरिया सिंपल से बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए. जब मैं लर्निंग प्रोसेस की बात करता हूँ, तो इट्स अ परमानेंट डिजायरेबल चेंज इन योर बिहेवियर. मतलब मेरा आज कल से बेटर होना चाहिए. करेक्ट. सो कहने का मतलब ये है कि इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ थिंकिंग और ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ लाइफ. इट इज ऑल अबाउट चॉइसेस यू मेड. बट अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड वो क्राइटेरिया एज अप्रोप्रिएट का. हाँ. कि भाई मैंने किस तरह से इस एज में क्या करना चाहिए. करेक्ट. अगर आपको सोशल नॉर्म्स का पता ही नहीं है, तो आप तो स्किल डेफिशिएंट है. फिर राइट. तो स्किल सीखनी पड़ेगी ना फिर. करेक्ट. या फिर कोई तो भी सिखाने वाला चाहिए. राइट. राइट. सो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. Absolutely. Thank you for highlighting all these points in this segment of the question. And next question that goes to, आप बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट के मेंबर हैं, CWC के जैसे. जी. जब आप बच्चों और उनके राइट्स से जुड़े केसेस देखते हैं, तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है लॉ के लिए? देखिए क्या है ना, ये बच्चे माइनर है. माइनर जो गलती करता है उसको क्राइम नहीं कहा जाता. तो आप उसे क्रिमिनल टाइप्स के एंगल से नहीं देख सकते. तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इटसेल्फ सेल्फ डिफाइन करता है कि हमें वेलफेयर के ऊपर काम करना है. आप हर चीज को कायदे कानून में नहीं काउंट कर सकते हो. तो ऐसे में आपका साइकोलॉजिकल एंगल बहुत मायने रखता है. एंड दैट्स व्हाई आई एम ऑन दैट कमेटी. अदरवाइज LLB किए हुए हैं या फिर जिनका लीगल नॉलेज है, वो लोग वहाँ पे ज़्यादा होते हैं. तो मुझे लगता है कि चाइल्ड वेलफेयर में हमेशा से ही नॉर्म्स, रेगुलेशन, इन सबको थोड़ा सा बाजू में रख के एक डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर क्या हो सकता है उसके ऊपर अवेयर कराना और उस हिसाब से आगे लेके जाना. और वेलफेयर में सब कुछ आता है. Now that, sorry to Yes. you, it brings me to very important case. जहाँ पे एक 17 साल के बच्चे ने, लड़का था, एंड उसको कुछ इश्यूज थे. एक दिन अपने, ये मेरे घर के जस्ट बाजू में हुआ है, गन लेता है, अपने सबसे पहले फादर को मारता है, फिर माँ को मारता है, फिर दादी को मारता है, फिर बहन को मारता है. मतलब उसने 5 मिनट में पूरा खानदान खत्म कर दिया. जी. अब ऐसा बच्चा, और वो विदाउट एनी रिग्रेट ही क्रिएटेड ए स्टोरी कि कोई आया, घुसा, उसने इन सबको मार दिया, मैं मुश्किल से बचाऊँ. और ऐसे बहुत सारे केस हैं, एंड यू मस्ट हैव कम अक्रॉस मेनी ऑफ देम. ठीक है. रेलू राम पूनिया का भी एक केस हुआ था. ही वाज बिजनेसमैन, जहाँ पे उनकी बेटी ने
6 महीने के बच्चे से लेके अपने बाप तक, मतलब 8 लोगों को एक ही रात में मार दिया। जी खैर वो माइनर नहीं थी, जी बट ये लड़का माइनर था जिसके बारे में मैं बात कर रहा जी। हूँ। तो ऐसे लोगों को अगर हम लॉ के हिसाब से नहीं देखते हैं और फिर हम उनको मतलब सिखाने की कोशिश करते हैं, वो कितना सीख पाते हैं या नहीं वो तो हमें नहीं पता, बट आपको नहीं लगता है कि हम एक बहुत डेंजरस प्रोडक्ट फिर मार्केट में फ्री घूमने के लिए छोड़ दे रहे हैं? बिल्कुल, आई टोटली एग्री। लुक, दिस इज व्हाट, अगर 17 साल का बच्चा अगर अपने फैमिली मेंबर्स को शूट कर रहा है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई नॉर्मल थॉट तो नहीं होगा। इट इज टोटली एबनॉर्मल। हमें उस एबनॉर्मलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। विकृति क्या है या फिर वो बीमार है क्या, बहुत बार हम मेंटल इलनेसेस को बहुत अच्छे से इग्नोर कर देते हैं, बहुत प्यार से। ये तो चलता रहता है, यही तो लाइफ है। हाँ, मुझे लगता है वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए बड़े कांड होते हैं। जी ऑब्वियसली आपने शायद उनको नोटिस ही नहीं किया। आपका कोपिंग मैकेनिज्म वहाँ पे काफ़ी पुअर हो जाता है। एंगर क्या होता है, उससे कोप कैसे करना है। ऑब्वियसली एंगर इज अ वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट, लेकिन उसको कैसे चैनलाइज करना है ये स्किल की बात है। ये प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली आप उस स्किल को यूज कर सकते हो अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे शूट हो रहा है और किसी थॉट के इन्फ्लुएंस में हो रहा है तो डेफिनेटली ये आज की बात नहीं है, ये काफी सालों से बनता हुआ चेहरा है, राइट। उस चेहरे को हम शायद पहचान नहीं पाए। राइट, पहचान नहीं पाए। एब्सोल्युटली। आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, गुस्सा बहुत अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे हम उसको अपने बेनिफिट में यूज कर सकते हैं? वुड यू माइंड हाइलाइटिंग? अगर आप देखो, आपके गुस्से, जब आपको गुस्सा आता है तो आपके शरीर में काफी सारे बदलाव होते हैं। राइट। आपकी सांस फूलने लगती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, आपका चेहरा, उसकी मसल्स भी आपकी काफी अच्छे से यूज है ना। इसका मतलब सब, यस, और आंखें बड़ी हो जाती है, आपकी आवाज में बदलाव आ जाता है तुरंत, आपके कान कई कई लाल हो जाते हैं, है ना। सो आपने देखा होगा इतनी स्ट्रेंथ किसी भी इमोशन में नहीं है। एब्सोल्युटली। ये सब बदलाव होते हैं क्या आप जब दुखी होते हैं, राइट, आप डिस्टर्ब होते हैं तो बदलाव नहीं होते आपके शरीर में। इसका मतलब ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो आपके खुद के शरीर में इतना बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। अभी समस्या ये है कि हमेशा एक ट्रेडिशनल मेथड सिखाया गया कि गुस्सा आया तो मारना है किसी को, गुस्सा आया है तो किसी को तोड़फोड़ करनी है। सो बेसिकली हमारा एक पुअर कोपिंग मैकेनिज्म है गुस्से के साथ में। उस गुस्से को एक गोल देना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन अ स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स काफी कॉम्पिटिटिव होता है, ऑफ कोर्स, और वहां पे इस तरह के स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। राइट। अगर आप उस स्ट्रेंथ को उस तरह से, मतलब जहां पे रिक्वायर्ड है, जो गोल हमने डिसाइड किया है उसमें अगर यूज करें तो डेफिनेटली कई सारे अचीवमेंट आप कर सकते हो। विदाउट एंगर आप स्पोर्ट्समैन बन ही नहीं सकते। बन भी गए तो सक्सेसफुल नहीं होंगे आप आपको लोग याद भी नहीं रखेंगे। वो बोलते हैं कि अब भी खून ना उबला तो खून नहीं, वो पानी है। भाई देखिए, भगत सिंह का अगर खून नहीं उबला होता तो भगत सिंह आज हमें नहीं दिखते। आज हमारी सोच में भगत सिंह है हर जगह पे, लेकिन उन्होंने उस जमाने में कॉन्शियस पैटर्निंग के थ्रू बड़े अच्छे से, इवन लिखा भी है भगत सिंह ने काफी अच्छा, राइट, लोगों को अवेयर करने के लिए काफी अच्छे से लिखा है। उन्होंने काफी अच्छे संदेश भी दिए, वो एंगर स्टेट में दिए, एग्रेसिव स्टेट में ही दिए। आप जितने भी आप हमारे थोर पुरुष देखेंगे, क्रांतिकारी देखेंगे, उन क्रांतिकारी के साथ एंगर आ ही जाता है। आप देखिए कौन सा क्रांतिकारी आप शांत दिमाग वाला देखेंगे, बिल्कुल काम बैठा है, राइट। सो ऐसे में डेफिनेटली उस स्ट्रेंथ को एक गोल मिलना बहुत जरूरी है, आपके गुस्से को गोल मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन हर इमोशन को कॉन्शियसली हम डील कर सकते हैं, गुस्से को भी कर सकते हैं, और गुस्से को भी काफी अच्छा गोल मिल सकता है। Amazing. That's a very nice way of seeing. This is how even I see, but मेरा खुद के साथ ही कॉन्ट्राडिक्ट रहता है कि मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको गुस्सा आना बड़ा जरूरी है, ठीक है। वो एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वो चाहे आप स्पोर्ट्स में हो या बिजनेस में हो, लाइफ में कहीं पे भी हो, ये फीलिंग होना बड़ा जरूरी है। ये अगर आप चैनलाइज कर पाते हैं, डेफिनेटली आप एग्रेसिव नहीं है तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। एब्सोल्युटली, सुपर। वी विल गो टू द नेक्स्ट question, and the most spoken and talked about, the corporates. आपने आईटी सेक्टर में फीमेल्स के लिए सेल्फ एस्टीम और जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है। कॉर्पोरेट लाइफ में महिला, मतलब या
हम सब की मेंटल हेल्थ को कैसे साइलेंटली डैमेज कर रही है कॉर्पोरेट लाइफ, मतलब स्लोली। मतलब आपने ट्रेनिंग की बात की, तो एक गुड ट्रेनिंग भी होती है, बैड ट्रेनिंग भी होती है, तो कॉर्पोरेट लाइफ कैसे हमारी मेंटल हेल्थ को धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह काम कर रही है? डू यू एग्री विद दिस फर्स्ट ऑफ ऑल? मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा इस बात से। धीरे धीरे नहीं, काफी स्पीड से जा रहा काफी फास्ट है। काफी फास्ट जा रहा है। बच्चा 22-23 साल का होता है, ग्रेजुएट होता है, उसके बाद वो कॉर्पोरेट फर्म में जाता है। 4-5 साल में उसकी मेंटल हेल्थ इतनी डिटोरेट होती है कि ये लड़का किसी काम का नहीं रहता, या फिर काम भी करता है तो सिर्फ काम ही करता है और कुछ नहीं करता है। उसका सोशल लाइफ काफी खराब हो गया, फैमिली लाइफ तो बिल्कुल है ही नहीं, राइट। उनकी लाइफस्टाइल देखिए क्या है, सुबह उठना और कब सो रहे पता भी नहीं, कभी कई बार तो सुबह उठते भी नहीं है। माय मॉम एग्जैक्टली डिफाइन मी दिस वे, प्लीज। हाँ बिल्कुल बोल सकते है ना। ये ऑब्वियसली हमारी आई लोगों ने या फिर बाबा लोगों ने ये लाइफ देखी नहीं ना कभी, राइट। तो जो लाइफस्टाइल हम जी रहे कॉर्पोरेट के नाम पे, वो सिर्फ वो बहुत मतलब धीरे धीरे नहीं, काफी फास्ट हमारी मेंटल हेल्थ को डिटोरेट करने जा रही है। और इसका नतीजा ये है कि हमारा कॉग्निटिव डिटोरेशन हो रहा है। व्हाट डज दैट मीन? कॉग्निटिव डिटोरेशन मतलब हम हमारी सोचने की क्षमता गंवा रहे हैं। रेगुलर लाइफ में हम डिसीजन सही ढंग से नहीं ले पा रहे, हमारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हमारा रीजनिंग पुअर होते जा रहा है, हम सिचुएशन के साथ कॉम्प्रेंड नहीं कर पा रहे, हमारी मेमोरीज जो टास्क रिलेटेड है वही बढ़ रही है, हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ही वो है। लेकिन हमारी अगर हम रिश्तेदारों के बारे में पूछे तो शायद हमारी वो उतनी अच्छी मेमोरी नहीं है, राइट। हमारी खुशियों की मेमोरी कितनी है बताइए? अगर मैं आपको बोलूं तो शायद आप 5 मिनट में पूरी लाइफ की खुशियों की लिस्ट खत्म कर दोगे। एब्सोल्युटली। सो हमारी मेमोरीज भी सही ढंग से स्टोर नहीं हो पा रही, एंड द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज योर कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ लाइफ। आपको गोल्स मिलते जा रहे हैं, उस गोल्स को अचीव करते जा रहे हो, आपको पता भी नहीं है आपका कितना पैसा मिल रहा है, कितना खर्च हो रहा है, आपका वेट गेन हो रहा है, आपका अर्ली ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आप डायबिटिक हो रहे हो, आप कार्डियक अरेस्ट में जा रहे हो, आपको स्ट्रोक आ रहे हैं, आपके न्यूरोलॉजिकल इश्यूज बढ़ रहे हैं, आपको डिमेंशिया हो रहा है। वेट, इट साउंड्स वेरी स्केरी। मतलब इसका कोई इलाज है? इलाज है। हाउ टू स्टॉप दिस? बिकॉज अब क्या है, ये तो वो बात हो गई कि ये तो मजबूरी है, लाइक टू गो थ्रू विद दिस प्रोसेस। हाउ टू स्टॉप दिस? मजबूरी अगर समझे तो मजबूरी है, नहीं तो काफी अच्छी लाइफ भी हो सकती है। ओके, लाइक इट्स अगेन आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में ऐसे 2 लोगों के नाम लो जिससे आप बहुत प्यार करते हो, आप शायद आपकी मम्मी का नाम लेंगे या फिर वाइफ का नाम लेंगे, और 2-3 लोग इस लिस्ट में रहेंगे। लेकिन आप देखो ना, इस लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। एब्सोल्युटली टॉप 10 में भी नहीं आता शायद। यस। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ की आप प्रायोरिटी नहीं हो तो कोई और प्रायोरिटी हो भी नहीं सकता। आप इस भ्रम में जिए जा रहे हो कि आप अपनी माँ से प्यार करते हो, आप अपने पापा से प्यार करते हो, आप अपनी वाइफ से प्यार करते हो, आप अपने बच्चों से प्यार करते हो। ये पूरा भ्रम है अगर आप खुद से प्यार नहीं करते। अगर खुद से प्यार करते तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। Any 2-3 tips that we can include in our day-to-day life to have a better mental health? Physical health के तो लिए I guess you would also suggest कि have some gymming, exercising, marathon, something like that. Mental health के लिए क्या? लाइफस्टाइल इश्यूज आप पहले एड्रेस करिए। पहला, लाइफ को आप अपने रूटीन में लेके आइए अच्छी। दूसरा, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली मेंबर, टॉक टू देम। मैं देखा हूँ पूरा का पूरा फैमिली, पापा उस कोने में मोबाइल में बैठा है, बेटा उस कोने में बैठा है, इधर बेटी उधर कुछ कर रही है, माँ किचन में बैठ के मोबाइल ही देख रही है। आप चारों के चारों मोबाइल में फंसे हुए हो। अब पूरा टाइम आपका क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। आप एक दूसरे के साथ रैपो भी बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो आप शेयरिंग कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं है आपका बेटा क्या फील करता है। एब्सोल्युटली। और ये तब पता चलेगा जब आपके साथ वो बैठेगा, आप उसके साथ बैठोगे, जब बातें करोगे एक दूसरे के साथ। मुझे नहीं पता आजकल के पेरेंट्स या फिर बच्चे अब कितने अपने माँ बाप के साथ मार्केट में हाथ पकड़ के जाते हैं।
हम तो बचपन में हमारे पापा का हाथ पकड़ के मार्केट में जाते हैं, ये चीज़ चाहिए, वो खिलौना चाहिए, सारी मोबाइल चीज़ें। नहीं था ना, अब दोनों के हाथ में मोबाइल है। Yes. तीसरा हाथ पैदा करना पड़ेगा हाथ पकड़ने के लिए। यस यस, तो हमें अगेन मैं आपको बेस्ट एडवाइस देता हूँ यहाँ पे, जो मैं हमेशा मेरे टॉक में या फिर मेरे ट्रेनिंग में देता हूँ। जब आप घर में एंटर करते हैं ना सर, तो आप अपना जूता निकाल के रखते हैं, आप अपना बैग किसी जगह पे टांग के रख देते हैं, बारिश हो रही तो छाता बाहर रख देते हैं, राइट राइट। तो मोबाइल क्यों लेके जा रहे हैं अंदर? करेक्ट। आप ऐसी जगह बनाओ आपके दरवाजे के पीछे, जहाँ पे घर में आते ही हर कोई अपना मोबाइल वहाँ पे डिपॉजिट कर ले, सबमिट कर ले। तो आप सारा कचरा छोड़ रहे हो वहाँ पे। करेक्ट। इट्स लाइक अ जूता चप्पल ओनली। आपको कौन से फायदे? लाइक ए डिसिप्लिन, इट शुड बी ए मोबाइल डिसिप्लिन। यस यस यस। सो अगर ये चीज़ अगर प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप सभी को एक दूसरे के साथ बात करने के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा। सो मॉडर्न वर्ल्ड रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशन एंड मॉडर्न संस्कार। पहले मोबाइल नहीं थे तो इनका संस्कारों में कहीं पे जिक्र नहीं है। तो आज का मॉडर्न संस्कार यही है कि जब भी आप किसी से मिलें तो मोबाइल हटा के मिलें, जब भी घर जाएं तो बस आप ही घर जाएं, मोबाइल के साथ ना जाएं, क्योंकि मोबाइल के साथ आपकी पूरी दुनिया जाती है, पूरा संसार जाता है, और घर बस आपके लिए है, आपकी फैमिली के लिए है, पूरे संसार के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे एक चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ ही एक बड़ा अच्छा रैपो बिल्ड होना ज़रूरी है। मैंने ये भी देखा है कि हमारे पेरेंट्स का वीकेंड में ही ज़्यादा प्यार आता है। हाँ, अब वीकेंड में प्यार भी कहाँ पे? मॉल में निकलता है, करेक्ट। आईफोन पे निकलता है, आईफोन पे निकलता है, मॉल में निकलता है, कई सारी मोर द चीज़ें। लव बिगर इज द फोन। हाँ, अब देखो ना, अभी ये लड़का बड़ा हो रहा है, हाँ, इसको मनी ट्रांजैक्शन आ गया, ये बोल रहा है अभी आप मेरे साथ मत आओ, आप मुझे पैसे दे दो, मैं मॉल खुद चला जाऊंगा। करेक्ट। अब गलती किसकी है? बैड ट्रेनिंग। राइट। सो यहाँ पे समस्या ये है कि माँ बाप भी वीकेंड पे गिल्ट फील कर रहे हैं कि मैं मेरे बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहा। राइट। सो ऐसे में पूरा का पूरा प्यार वो वीकेंड में निकाल देते हैं वहाँ पे। सो बेटर वीकडेज में भी आपको जब भी टाइम मिले अपने फैमिली के साथ स्पेंड करिए, खेलो उनके साथ, कैरम बैठ के खेलो ना, क्या प्रॉब्लम है? एक दूसरे को टीज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। बात करो, जब बात करोगे तो वेंट आउट भी होगे, वेंट आउट होगा तो एक शेयरिंग बनेगा। इमोशनल ट्रेनिंग हो रहा है वहाँ पे, राइट, है ना। टीजिंग में इमोशनल शेयरिंग हो रहा है। राइट। सिबलिंग्स जब झगड़ा करते हैं एक दूसरे के साथ में या फिर इस तरह के डिस्कशन में उलझे हो रहे थे, आप जाके इंटरफेयर करते हो, आप बताते हो कि क्या सही और क्या गलत है। वाह, ये सिचुएशन बहुत कम क्रिएट हो रही है आजकल, हम गूगल में देख रहे हैं। करेक्ट। हाँ, आजकल तो गूगल में भी देख रहे हैं, आजकल तो चैट जीपीटी से पूछते हैं, हाँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, इस बात का मैं क्या जवाब दूँ, अभी मेरे जवाब का क्या जवाब दूँ। हमारे जवाब चैट जीपीटी से आ रहे खुद के लाइफ के। एग्जैक्टली। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे क्या हुआ है भाई, यू आर द राइट पर्सन टू डिसाइड अबाउट योर मेंटल स्टेट। एब्सोल्युटली। राइट। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है हमारी लाइफ में। अगेन आई विल कम टू द कॉन्शियस पैटर्न ऑफ थिंकिंग, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, ये हजारों साल पहले हमें बुद्धा ने दिया है। देखिए, आप आंखें खोल के पूरी दुनिया को देख रहे हो, खुद को नहीं देख रहे हो। थोड़ा आंखें बंद करो ना, देख लो खुद को। करेक्ट। जो मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया, फिर क्या, वही चीज है, वही। सो गेम इज अबाउट गोइंग। यस, सो आंखें बंद करना मतलब खुद को भी टाइम देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, सेल्फ टॉक भी बहुत जरूरी है। यस यस, एब्सोल्युटली। आपको, आई हैव सीन इट पर्सनली, आई हैव अटेंडेड योर सेशन, आई हैव बीन एट योर प्लेस। तो यू वर्क बिग टाइम विद द ऑटिस्टिक किड्स। जी। एक मिथ है या सही बात है? पहली बात तो ऑटिज्म को आप थोड़ा सा बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑटिज्म? सो कई बार ऑटिज्म को बीमारी के नाम पे ट्रीट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना बहुत जरूरी है कि ऑटिज्म इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और मेडिकल कंडीशन। सो डिजीज होता तो ठीक होता, बट मेडिकल कंडीशन है तो मेडिकल कंडीशन में इंप्रूवमेंट होने के चांसेस है। ऑटिज्म इज ऑल अबाउट योर ऑड बिहेवियर, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करना, अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानते बच्चे, वहाँ पे खुद को भी नहीं पहचानते, सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से उनका बिहेवियर होता है। अगर भूख लगी तो हाथ पकड़ के लेके जाएंगे आपको खाने के पास में, इस तरह से। अगर कुछ इरिटेशन हो रहा है तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे, बहुत लाउड स्क्रीमिंग करते कभी कभी बच्चे। कई बार तो उनका हाइपर एक्टिविटी इतना बढ़ जाता है कि बड़ा मुश्किल होता है संभालना।
इनकी सेल्फ हेल्प स्किल काफ़ी लेट डेवलप हो जाती है, जैसे टॉयलेटिंग है, बाथिंग है, ये चीज़ें काफ़ी लेट डेवलप होती है। आपने एक बार एक सेशन में बताया था कि एक टॉयलेट जाना जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं जी उसमें लगभग कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं जो मतलब हम एक नॉर्मल लाइफ को बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं एंड आई थिंक वी आर नॉट ग्रेटफुल एट ऑल। हाउ ब्यूटीफुली ऑफलाइन यू आर एक्सप्लेनिंग कि टॉयलेट के लिए हमें कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं, आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे मतलब जो प्रॉब्लली बेचारा इन बच्चों ने कभी यस नहीं सीख पाएंगे या नहीं बहुत मुश्किल से सीख पाएंगे। हमें पता ही नहीं कि कितना बड़ा टास्क है वो। टॉयलेटिंग इज अ बिग टास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फील आना जरूरी है कि आपको टॉयलेट आए, पहला। फिर वो सही जगह पे पास करना भी बहुत जरूरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉयलेट करने की सही जगह वो है। देन आप उस कमोड पे बैठते हो तो कितना प्रेशर से जाना चाहिए ये भी आप कॉम्प्रिहेंड करना जरूरी है। जब वो पूरा चला गया, पूरा पास हो गया टॉयलेट, तो जो सेटिस्फाई होना पूरा खत्म हो गया मेरा, ये चीज समझना भी बहुत जरूरी है। अब बात वही खत्म नहीं होती, अभी हाइजीन भी मेंटेन करना है। हाइजीन मेंटेन करके प्राइवेट स्पेस में अच्छे से हमें क्लीन करना है। देन उठ के कपड़े पहनना है और पूरी तरह से रेडी होके बाहर आना है। बात वहां पे भी खत्म नहीं होती, आपको फिर हैंड वॉश लेना है, बेसिन में अच्छे से हाथ धोने हैं एंड देन वापस आना है। राइट, we are so blessed to have these emotions, these senses gifted in our body, Yes, जो हम yes. शायद कभी नहीं समझ पाते, कभी नहीं देख पाते Yes. कि वो जस्ट मिली और हमको लगता है ये तो सबको मिलती है। जी, ऑटिस्टिक बच्चों में ये सारी चीज़ें काफ़ी मिसिंग होती है। मिसिंग होती है ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन उस चीज़ को या फिर उस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है उसका ट्रेनिंग सही ढंग से नहीं होता है, और इसलिए कई बार बच्चा 14 साल का 15 साल का है और अभी भी मम्मी पापा बच्चे की सेवा कर रहे हैं। Now that brings me to next very important question. हम ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में बात करते हैं, उनके ऊपर शायद बहुत सारे रिसर्च हो रही हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, लाइक यू आर वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर देम। बट मैं ऐसे माँ बाप के बारे में सोचता हूँ कि जो इन बच्चों की दिन रात केयर कर रहे हैं वो किस मेंटल स्टेट से गुजरते हैं या फिर उनकी केयर कौन करता है, बिकॉज देयर इज नो फॉर्मल एजुकेशन फॉर दैट, देयर इज नो फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर दैट, and it is not a time specific job, it's a never, it's a 24/7 जी, मतलब what they go through, and I have read about your work on those parents, so like what is your take on them, so how they cope up with? मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे कभी भी दोनों एक साथ किसी शादी में नहीं गए पूरी लाइफ में। बच्चा 37 इयर्स का हो गया, माँ बाप 70 के ऊपर है, और वो आज तक कभी दोनों मिलके किसी शादी में नहीं जा पाए या फिर किसी फंक्शन में नहीं जा पाए। ये प्रेशर होता है पेरेंट्स का। जब उन्होंने फिर भूमिका फाउंडेशन में बच्चे को लेके आए, बोले अभी हम ओल्ड हो गए, हमसे नहीं हो रहा है कुछ, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और हमारी स्ट्रेंथ कम होते जा रही है, और अभी इसे संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, अभी हम आपके पास रखते हैं। आई सेड ओके, लेकिन अभी मैंने उनको कहा कि अभी देखो ये हमारे पास है, अभी आपकी जिम्मेदारी आपने खुद ने लेनी जरूरी है। देन दे स्टार्टेड रोमिंग ऑल टुगेदर, है ना, शादी में जाना, एंजॉय करना, फैमिली में बाकी रिलेटिव्स भी काफी खुश हुए। उन्होंने कभी इनको साथ में नहीं देखा। ये दोनों बड़े अच्छे से सच धज के दोनों जा रहे हैं, एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने आज तक मिस की। इनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी डिटोरेट होती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, पेरेंट्स देखे हैं जो अभी साइकेट्रिक मेडिसिन पे चल रहे हैं और बच्चे को लिटरली बर्डन की तरह, आई शुड नॉट से इट, बट ढो रहे हैं। रेसिडेंशियल ट्रेनिंग एक ऐसा ऑप्शन है आपके पास में जो आपके बच्चे का पूरा जिम्मेदारी लेने को तैयार है और आपको फ्री करने के लिए रेडी है। आप खुद की हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं आप। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, इनकी स्लीपलेसनेस, इनका एपेटाइट, इनका लाइफ, इनका अर्ली डिटोरिएशन ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, इनके भी कई सारे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज डेवलप हो रहे पेरेंट्स के। इनकी एक ही चिंता है, मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। ऑफ कोर्स
मतलब ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो क्या मुझे लगता है एज ए सोसाइटी हम भी सोचने लगे इस बच्चे का होगा क्या। दैट्स व्हाट एक्चुअली मेरा जो रिसर्च है वो साइको सोशल वेलबींग ऑफ पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड पे है। उसमें हमने कई सारे पेरेंट्स के साथ बात की। वो बोल रहे कि विशाल ठीक है, मेरे बच्चे के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गवर्नमेंट ने, कुछ फैसिलिटीज़ दी है, सब कुछ स्पेशल स्कूल्स है, ये सब कुछ है, लेकिन ये बात बताओ मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। एब्सोल्युटली। राइट, थेरेपीज है, सब कुछ है, मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा वो बता दो। तो मैंने थोड़ा सा उस क्वेश्चन को टील कर दिया। जब मैं उनसे बात कराता हूँ, मेरे बाद क्या होगा से बेटर है मेरे बगैर क्या होता है वो देखते पहले। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एंड दैट्स हाउ भूमिका फाउंडेशन वी स्टार्टेड। सो हम पेरेंट्स के बगैर बच्चों को वहां पे सिखाते हैं और पेरेंट्स को ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, अभी स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंट हो रहा है। Yeah, I have come and I have met those kids and हाँ amazing. मैं my next question though is, can you please elaborate more on Bhumika Foundation? What all you are doing? So Bhumika it's a beautiful initiative. I have experienced it personally, and the work Dr. Saab is doing is commendable. Will be a small word for it. आप जिंदगी में अगर दुखी हैं, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और बहुत ही गंदी फीलिंग आ रही है लाइफ के बारे में, तो प्लीज़ भूमिका फाउंडेशन एक बार विजिट कीजिए। आपको लगेगा, और जब आप उससे बाहर आएंगे तो आपको लगेगा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड इट्स सो गुड, इट्स सो ब्यूटीफुल, बिकॉज व्हेन यू मीट समवन हु इज नॉट हैविंग एनी सेंस ऑल्सो, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते वो उनके पास नहीं है, एंड डॉक्टर साहब इज हेल्पिंग ऑन दैम विद ही इज द फाउंडर ऑफ भूमिका फाउंडेशन। सो कैन यू प्लीज टेल मोर अबाउट। सो भूमिका फाउंडेशन, जैसे मैंने कहा ना कि भूमिका फाउंडेशन उस लॉजिक पे, उस एविडेंस पे शुरू हुआ जब मैं पेरेंट्स के साथ बात किया कि मेरे बाद क्या होगा। सो हमने थोड़ा टिल्ट करके मेरे बगैर क्या हो सकता है वो देखते हैं। सो हमने सबसे पहला कदम पेरेंट्स से हमने बच्चों को डिटैच किया। सो भूमिका फाउंडेशन इज ट्रेनिंग सेंटर, we do not call it school. So independent living skill ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे सुबह 7 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। जिन बच्चों को बादिंग नहीं आता हम उनको बादिंग सिखाते, टॉयलेटिंग सिखाते, ग्रूमिंग सिखाते, ब्रशिंग सिखाते। देन उनको ट्रेन किया जाता है रेडी कैसे होते हैं। जैसे हम सुबह उठ के ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, वही टास्क हम वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं। सो एक वो पार्ट हो गया सेल्फ हेल्प स्किल का पार्ट। दूसरा, हम जो बच्चे अकेडमिक में अच्छा कर सकते हैं उनके लिए बेसिक एकेडमिक्स भी हमने शुरू किया है। वहाँ पे इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जब भी बच्चा हमारे पास आता है 1 महीना पूरा उसका ऑब्जर्वेशन चलता है, असेसमेंट चलता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट वी प्लान इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, वी डू कॉल इट ITP। सो ITP बनता है, उस ITP के माध्यम से सारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। इसमें बिहेवियर ट्रेनिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सोशल स्किल ट्रेनिंग, देन कॉग्निटिव ट्रेनिंग, वी कॉल इट कॉग्निटिव एनहांसमेंट ट्रेनिंग। मतलब जो कॉग्निटिव फंक्शन यहाँ पे है उससे थोड़ा ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स अ कॉग्निटिव एनहांसमेंट ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग होता है, हमारे पास बड़ी अच्छी टीम है। लाइक मैं खुद डॉक्टरेट हूँ, न्यूरो साइंटिस्ट है हमारे पास, न्यूरो फिजिकल थेरेपिस्ट है, बिहेवियर ट्रेनर है, वोकेशनल ट्रेनर है, स्पेशल एजुकेटर है। इतना ही नहीं, आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि इनके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी हमने एक MBA हायर किया है। वाह। सो बात प्री वोकेशनल तक आती है। प्री वोकेशनल मतलब किसी भी करियर के लिए हमारा रेडीनेस। देन हम बच्चों का एक मार्केट सर्वे करके और बच्चे की एबिलिटी ध्यान में रख के उनका वोकेशनल ट्रेड भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन अगर वो बच्चा अच्छे से करता है तो हम उनके बिजनेस डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं। सो बिल्कुल टॉयलेटिंग से लेके बिजनेस डेवलपमेंट तक ये जर्नी हमारा चलता है। बच्चों को हम स्पोर्ट्स भी सिखाते हैं, म्यूजिक चलता है, रिक्रिएशन चलता है। ये बच्चे बड़े अच्छे से भूमिका फाउंडेशन में एंजॉय करते हैं। आप देख लेना कि वो मल्टीपल लैंग्वेज भी बोलते हैं। हाँ, दे स्पीक इंग्लिश, कन्नड़ा, मराठी, हिंदी, बंगाली एग्जैक्टली। दैट्स सो नाइस। एक लड़का भोजपुरी भी सीख रहा है। और सो बेसिकली ये हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसे मैंने लगभग 8 साल ट्रेनिंग दिया। जब आया था तब वो 14 साल का था। 8 साल ट्रेनिंग हुआ। देन मैंने उसके लिए मैंने खुद पोल्ट्री फार्मिंग सीखा पहले। फिर हमने हमारे कैंपस में छोटा सा पोल्ट्री फार्म क्रिएट किया। देन लगभग 1.5 साल हमने उसे वो ट्रेनिंग दिया, बेसिक ट्रेनिंग।
देन मम्मी पापा से बात की, अभी देखिए बोले ये रेडी है, आप घर लेके जा सकते हो अगर जाना है तो। देन सेड ओके। हम गए उनके घर, उनके गांव, उनकी खेती थी, तो हमने बोला कि चलो अभी इनका बिजनेस शुरू कर लेते हैं। दे वर लिटिल नर्वस, तो बोला आपने इतना इन्वेस्ट किया है, थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर लेते हैं। राइट। तो इस प्रतीक ने काफ़ी अच्छा मैनेज करना शुरू किया। हमने इस पोल्ट्री फार्म का जितना भी चिकन है, एक बड़ी कंपनी है उनके साथ टाइप करा दिया उनका। ओके। अभी हालात ऐसे है, किसी जमाने में ये लड़का बर्डन महसूस होता था फैमिली में, ये लड़का फैमिली का बर्डन कैरी कर रहा है आजकल। वाह, महीने का मिनिमम 2-2.25 लाख रुपए तो कमाई लेता है। क्या अभी प्रतीक के साथ पूरा फैमिली इन्वॉल्व है। अमेजिंग, दिस इज और माइंड ब्लोइंग। और एक सक्सेस स्टोरी हमारा है, राइट, अगर हम भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में हमारे 3 ऐसे ऑटिस्टिक लड़के हैं जिन्होंने असिस्टेंट लाइब्रेरियन का कोर्स पूरा किया। क्या बात। और इस कोर्स का रिजल्ट जो है 30% है, और इस 30% में हमारे 3 लोग हैं। वाह 70% सो कॉल्ड नॉर्मल लोग फेल हुए, वाह। राइट। सो हम प्लान करें अभी पनवेल में इनके लिए एक परमानेंट लाइब्रेरी शुरू करें, क्योंकि ये लड़के हमारे साथ ही लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। तो हम इनको इनके एजुकेशनल स्किल के बेस पे वो लाइब्रेरी चलाना सिखाने वाले अभी, और ये खुद अपनी लाइफ उस लाइब्रेरी को चलाने में निकालेंगे। सो हमने भूमिका फाउंडेशन में इस तरह का अरेंजमेंट करके रखा है, हम जाने के बाद भी हमारे जो स्टूडेंट हैं वो लाइफ जीना शुरू रखेंगे, रादर लाइफ को लीड करेंगे, खुद की लाइफ को। सो इस तरह के हमने काफ़ी सारे प्रोविजंस बना के, अभी रिसेंटली हमने आटा मेकिंग शुरू किया है। अगर आपको गेहूं का आटा चाहिए तो आप भूमिका फाउंडेशन से ले सकते हो। वाह, बड़ा अच्छा क्वालिटी आटा वो लड़के बना रहे हैं। I will surely put this word in all my contact spheres, in all my groups, and whatever way we can, I promise you that we will, and whatever we can. I think first of all, we'll keep doing this series of podcasts, जी so that we let the society know, because everyone want to help, but they don't know how to, जी and there are many ways. And help में like कोई नीचा नहीं है, उनको बस वही करना है जो probably वो कहीं बाहर कर रहे हैं, that will help the society, that will help someone live and lead their life the way you said. yes Superb. डॉक्टर साहब, आई हैव मेनी अदर क्वेश्चन, बट टाइम को देखते हुए हम टुवर्ड्स द एंड जाते हैं। जी ठीक है, आगे आने वाले सेशंस में हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। वन प्रॉब्लम पर पॉडकास्ट जी टुवर्ड्स द एंड जब हम जाते हैं तो एक रैपिड फायर राउंड होता है, yes. जिसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसके 1-2 ऑप्शन होंगे या नहीं होंगे। आपको एक वर्ड में आंसर देना है, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड, इट शुड बी वेरी प्रॉम्प्ट। जी मैं Are you ready for that? रेडी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1, दिमाग या दिल? दिमाग। काउंसलिंग का सबसे बड़ा दुश्मन, स्टिग्मा या इग्नोरेंस? दोनों। एक ऐसी आदत जो हर किसी को आज ही छोड़ देनी चाहिए? ओवर थिंकिंग। अमेजिंग। मेंटल हेल्थ एक लग्जरी है या जरूरत? जरूरत है, जरूरत है। लोग इसको बहुत कि अगर हम देखें काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, हम अब एक्सेस कर पाते हैं। पीपल लाइक यू, एटलीस्ट वी आर लकी इनफ दैट वी आर एबल टू मीट एंड टॉक टू यू। पहले नहीं थे, तो कई लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, इट्स लग्जरी, तुम कर सकते हो। थैंक यू। रिहैबिलिटेशन का असली मतलब एक शब्द में? रिस्टोरिंग द स्ट्रेंथ। रिस्टोरिंग द स्ट्रेंथ। वाह। आपका एक फेवरेट रिसर्च टॉपिक कौन सा रहा है? बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अमेजिंग। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? नॉट अवेयर वेल अबाउट द मेंटल हेल्थ। नो अवेयरनेस बेसिकली। या बचपन मतलब चाइल्डहुड को आप एक सेंटेंस में कैसे डिफाइन करेंगे? अपॉर्चुनिटी। अमेजिंग। तो वाओ, इट लुक्स लाइक मैंने क्वेश्चन लीक किए हैं आपको, बट अमेजिंग। मेडिटेशन या मेडिकेशन? मेडिटेशन। एंड कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, सक्सेस का साइकोलॉजिकल फॉर्मूला क्या है? आपका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए सक्सेस का। ओके, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द यस। अगर आपके पास स्ट्रेटजी है तो डेफिनेटली आपके पास सक्सेस है। अगर should be well defined. Yes. Amazing, Dr. Saab, you did great. Thank you very much. Needless to say, I think did great is a small word. Oh, thank you.
थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर विशाल गनार। और एक बात तो शीशे की तरह साफ है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका दिमाग एक ऐसी स्ट्रांग मशीन है, अगर इसको रिहेबिलिटेट किया जाए तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बता दिया कि आपकी स्पेशल कैपेबिलिटीज, जिनको हम ऑटिज्म या बहुत सारे नाम देते हैं, वो कोई टैबू नहीं है, वो ज़िंदगी को जीने का एक डिफरेंट तरीका है। आप एक तरीके से ज़िंदगी को देखते हैं और वो लोग ज़िंदगी को कुछ डिफरेंट तरीके से देखते हैं। दिस इज़ नॉट ए टैबू। उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं तो ज़िंदगी की कोई भी लड़ाई आपको हरा नहीं सकती है। तो इसके साथ ही मेरा आपको संदेश है कि सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और थोड़ा अपने मन को बेहतर समझते रहिए, क्योंकि मन स्ट्रांग होगा तो ज़िंदगी स्ट्रांग होगी और आपको विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर एंड वी वुड लव टू हैव यू अगेन एंड अगेन ऑन आवर पॉडकास्ट। वी कंप्लीटली लव्ड इट एंड थैंक यू सो मच। इस दिमागी दुनिया में हमें ले जाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शायद नहीं देखते हैं, नहीं सोचते हैं, नहीं जानते हैं या नहीं जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट पार्ट एंड with this podcast it makes me little bit more grateful towards life, towards God, that we are blessed. अगर आप इसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो you are fortunate and thank God, thank your parents and thank Dr. Vishal Ganar. Thank you very much. Thank you for inviting me. It was really great talk with Shri Ravi sir, and it will be really great pleasure. Whenever you call me, I'll definitely come to you. 100%. Thank you very much. Thank you.